हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी मल्हार की पार्ट 1 माँ का एक कहानी के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को क्लास 7 के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोज मिलने वाले हैं। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को सही उत्तर के सामने तारा बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो माँ अपने बेटे को न्याय और करुणा की कहानी क्यों सुनाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? निर्दोष पक्षी के प्रति अखेटा की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, अखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। अब हम लोग अगला देखते हैं, मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलान दिया गया है। पहला है बेटा, तो बेटा का मिलान किससे हो जाएगा? सिद्धार्थ और यशोधरा की पुत्र राहुल। दूसरा है माँ, माँ का मिलान किससे हो जाएगा? यशोधरा एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी। तात, पिता, इसका मिलान किससे हो जाएगा? सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम लोग अगला देखते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई है, आप लोगों को इन पंक्तियों को पढ़ना है और आपको इन पंक्तियों का क्या अर्थ समझ में आया वो लिखना। प्रश्न का, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, यह आप लोगों को लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इन पंक्तियों में बताया गया है यदि कोई निर्दोष प्राणी पर अत्याचार करता है तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति रक्षा करता है उसका साथ देना चाहिए, न कि अत्याचार करने वाले का। सच्चा न्याय वही होता है जिसमें दया और करुणा का भाव हो। यह पंक्तियां में मानवता और सहानुभूति का संदेश देती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि इन पंक्तियों में बताया गया है कि अगर कोई निर्दोष प्राणी है और उस पर अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों को उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो किसी की रक्षा करता है, ना कि उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो किसी पर अत्याचार करता है। सच्चा न्याय वही होता है जो दया और करुणा का साथ देता है। और ये पंक्ति हम लोगों को मानवता और सहानुभूति का संदेश देती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न खा, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय अग्रही थे सा विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी थी। यह है कविता की पंक्ति। आप लोगों को इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक दयालु व्यक्ति यानी पिता और एक निर्दय व्यक्ति यानी शिकारी के बीच विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात को सही मान रहे थे और कोई भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए अंत में इस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया गया, जहां न्याय के आधार पर निर्णय लिया जा सके।
तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक दयालु व्यक्ति यानी कि पिता जो घायल पक्षी का जान बचाए थे और एक निर्दयी व्यक्ति यानी शिकारी, उन दोनों के बीच विवाद हो गया और दोनों ही अपनी अपनी बात पर जो है अडिग थे और दोनों अपनी बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अंत में विवाद को सुलझाने के लिए बात जो है न्यायालय तक यानी राजा के दरबार तक पहुंचती है, जहां न्याय और करुणा के आधार पर निर्णय लिया जा सके। अब हम लोग देखते हैं सोच विचार के लिए। प्रश्न का आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। आप लोगों को बताना है कि आप लोग कविता की किस पंक्ति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और आप उसी पंक्ति को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मेरे विचार से न्याय दया का दानी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है, यह पूरी कविता का मुख्य संदेश बताती है। इस पंक्ति से यह शिक्षा मिलती है कि न्याय करते समय हमें केवल नियमों को नहीं बल्कि दया और करुणा को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही सच्चे न्याय की पहचान है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि मेरे विचार से न्याय दया का दानी पंक्ति जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यह पूरी कविता का मुख्य संदेश देती है। इस पंक्ति से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को न्याय करते समय केवल नियमों को नहीं बल्कि दया और करुणा को ध्यान में रखना चाहिए और यही सच्चे न्याय की पहचान है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न खा, अखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। आप लोगों को बताना है कि अखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। तो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा, अखेटक ने पक्षी को तीर से घायल किया था और वह उसे अपना शिकार मानकर ले जाना चाहता था। दूसरी ओर बच्चे के पिता ने उस घायल पक्षी को बचाया था और उसकी देखभाल कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तर्क वितर्क हुआ, क्योंकि एक उसे मारना चाहता था और दूसरा उसे बचाना चाहता था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि अखेटक जो है पक्षी को तीर से घायल कर देता है और उसको अपना शिकार समझकर ले जाना चाहता है, और दूसरी तरफ बच्ची का पिता जो है उस घायल पक्षी को बचाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तर्क वितर्क हुआ, क्योंकि एक उस पक्षी को मारना चाहता था और दूसरा उस पक्षी की रक्षा करना चाहता था। अगला प्रश्न है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। आप लोगों को बताना है कि माँ क्यों कहती है अपने बेटे से कि राहुल इसका निर्णय तुम करो। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, माँ ने राहुल से निर्णय करने को इसलिए कहा ताकि वह स्वयं सोचकर सही और गलत का निर्णय लेना सीख सके। इससे उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और वह जीवन में न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनेगा। यह उसके व्यक्तित्व विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि माँ अपने बेटे राहुल से कहती है कि तुम निर्णय करो ताकि वह सोच समझकर सही और गलत का निर्णय लेना सीख सके और उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और वो अपने जीवन में न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनेगा और इससे उसके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अगला प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो आप घायल हंस की मदद किस तरह से करते, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि मैं उपवन में होता तो सबसे पहले घायल हंस को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता और उसकी देखभाल करता। मैं यह सुनिश्चित करता कि उसे किसी प्रकार का और नुकसान ना पहुंचे। मेरे अनुसार न्याय यह होता है कि उस हंस को उस व्यक्ति के पास रहने दिया जाए जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि वही उसका सच्चा रक्षक है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि मैं उस उपवन में होता तो सबसे पहले उस घायल हंस को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता और उसकी देखभाल करता और यह सुनिश्चित करता कि उसको अब किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। मेरे अनुसार न्याय यह होता कि जिस व्यक्ति ने उस घायल हंस की जान बचाए उसे ही जो है उस हंस को सौंप दिया जाए, क्योंकि वही उसका सच्चा रक्षक है। अगला प्रश्न है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। आप लोगों को बताना है कि कविता को पढ़ने के बाद माँ और बेटे के बीच की बातचीत से आपको उनके बारे में क्या क्या बात पता चलता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इस कविता से पता चलता है कि माँ बहुत समझदार, स्नेही और शिक्षाप्रद स्वभाव की है। वह अपने बेटे को कहानी के माध्यम से अच्छी शिक्षा देना चाहती है। वहीं बेटा जिज्ञासु, संवेदनशील और समझदार है, जो बार बार प्रश्न पूछता है और अंत में सही निष्कर्ष निकालता है। दोनों के बीच प्रेम और विश्वास का संबंध भी स्पष्ट दिखाई देता है।
तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि इस कविता से पता चलता है कि माँ बहुत समझदार और स्नेही है। वो अपने बेटे को जो है कहानी के माध्यम से अच्छी शिक्षा देना चाहती है। वहीं उनका बेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु, संवेदनशील और समझदार है, जो बार बार प्रश्न पूछता है और अंत में सही निष्कर्ष निकाल लेता है। इससे दोनों के बीच प्रेम और विश्वास का पता चलता है। अब हम लोग अगला देखते हैं अनुमान और कल्पना से। प्रश्न का, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? देखिए, इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है कि माँ अपने बेटे को कहानी सुनाती है और अंत में उस कहानी को खुद पूरा नहीं करती, बल्कि उसी को निर्णय लेने के लिए कहती है। तो अगर आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि मैं यह कहानी सुना रहा होता तो आगे बताता कि न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि घायल हंस उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसकी जान बचाई। शिकारी को यह समझाया जाता कि किसी जीव को मारना गलत है। इस निर्णय से यह सिद्ध होता कि सच्चा न्याय वही है जिसमें दया और करुणा है। इस प्रकार कहानी का अंत एक अच्छे संदेश के साथ होता। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि मैं कहानी सुना रहा होता तो आगे बताता कि न्यायालय में यह निर्णय लिया गया कि घायल हंस उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिस व्यक्ति ने इस हंस की जान बचाई है, और शिकारी को यह समझाया जाता कि किसी भी जीव को मारना गलत है। इस निर्णय से यह सिद्ध होता कि सच्चा न्याय वही है जिसमें दया और करुणा का भाव है, और इस प्रकार कहानी का अंत जो है एक अच्छे संदेश के साथ होता। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत होती तो हंस और तीर चलाने वाले के बीच में क्या क्या बातचीत हुआ होता, वो आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत होती तो हंस कहता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे घायल कर दिया, मैं तो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा था। तीर चलाने वाला कहता कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था। तब हंस कहता कि किसी निर्दोष जीव को मारना गलत है और हर प्राणी को जीने का अधिकार है। यह सुनकर तीर चलाने वाले को अपनी गलती का एहसास हो सकता था। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि यदि हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत होता तो हंस कहता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे घायल कर दिया, मैं तो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा था। तब तीर चलाने वाला व्यक्ति कहता कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, तभी तुम्हें जो है तीर चलाकर घायल किया। तब हंस कहता कि किसी निर्दोष जीव को मारना गलत है, हर प्राणी को जीने का अधिकार है, और ये बात सुनकर तीर चलाने वाले को अपनी गलती का एहसास हो सकता था। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तीर चलाने वाला, पक्षी, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश, कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। आप लोगों को बताना है कि अगर आप इस कहानी को सुना रहे होते तो आप कौन सा पात्र बनना चाहते, तीर चलाने वाला या पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति या न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मैं इस कहानी में पक्षी को बचाने वाले व्यक्ति का पात्र बनना चाहूंगा क्योंकि वह दयालु, साहसी और न्यायप्रिय है। उसने घायल हंस की रक्षा की और उसकी जान बचाई। ऐसा पात्र हमें दूसरों की सहायता करने और सही का साथ देने की प्रेरणा देता है। मैं भी जीवन में ऐसा ही बनना चाहूंगा जो जरूरतमंदों की मदद करे और न्याय का साथ दे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि मैं इस कहानी में पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगा क्योंकि वह दयालु, साहसी और न्यायप्रिय है। उसने घायल हंस की रक्षा की और उस घायल हंस की जान बचाई। ऐसा पात्र जो है हमें दूसरों की मदद करने और उसको सही प्रेरणा देने की सीख देता है। और मैं भी जीवन में ऐसा ही इंसान बनना चाहूंगा जो जरूरतमंदों की मदद करे और न्याय का साथ दे। अगला हम लोग देखते हैं शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे आप लोगों को जो है प्रकृति से जुड़े शब्द जो है कविता से छाट कर लिखना है। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिए, पानी, हवा, फूल, सवेरे, खग, हिम बिंदु, और आप चाहें तो और भी शब्द जो है कहानी में से ढूंढकर लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं
पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पे आप लोगों को स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है। आप लोगों को मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाना है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला है, कहती है मुझसे यह चींटी। इस पंक्ति का मिलान होगा 7वें वाले से। यह सेविका मुझसे यह कहती है। दूसरा है, तू है हठी मानधन मेरे। इस पंक्ति का मिलान होगा, हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है। तीसरा है, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। इस पंक्ति का मिलान होगा 5वें वाले से। हिम कण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। चौथा है, गिरा बिद होकर खड़ सर से। इस पंक्ति का मिलान होगा, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। पांचवा है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में। इस पंक्ति का मिलान होगा, दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ। छठा है, कह दे निर्भय जय हो जिसका। इस पंक्ति का मिलान होगा, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। सातवां है, तूने गुनी कहानी। इस पंक्ति का मिलान होगा, तूने कहानी को समझ लिया है। आठवां है, उभय अग्रही थे सा विषय में। इस पंक्ति का मिलान होगा पहले वाले से। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। नौवां है, तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। इस पंक्ति का मिलान होगा, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। और लास्ट है 10वां, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। इस पंक्ति का मिलान होगा, न्याय में दया सम्मिलित होती है और न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। अगला हम लोग देखते हैं कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई है। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देगी। जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। प्रश्न का, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आप लोग जब इस कविता को पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि एक ही पंक्ति का बार बार रिपीट हुआ है। जैसे राजा था या रानी, राजा था रानी, माँ कह एक कहानी। तो आप लोगों को इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहानी में, कविता में और कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई दी, उसको आप लोगों को लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा। इस कविता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। संवादात्मक शैली, इस कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत के रूप में संवाद प्रस्तुत किया गया है, जिससे कविता रोचक बनती है। प्रश्न उत्तर शैली, कविता में बार बार प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं, जिससे पाठक की रुचि बनी रहती है। पंक्तियों की पुनरावृत्ति, कई पंक्तियां दोहराई गई है, जैसे राजा था या रानी, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। प्रकृति का सुंदर वर्णन, कविता में उपवन, फूल, हवा, पानी आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। नैतिक शिक्षा, कविता के माध्यम से करुणा, दया और न्याय का संदेश दिया गया है। सरल और स्पष्ट भाषा, कविता की भाषा सरल है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ आए। भावनात्मकता, कविता में करुणा, दया और संवेदना के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आप लोग जब कविता पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये विशेषताएं दिखाई दी होगी, तो आप लोग इन विशेषताओं को लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई है जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती है। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में से एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न में आप लोगों को कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियां दी गई है। आप लोगों को कविता की विशेषताओं को पढ़ना है और सही पंक्ति के साथ मिलाना है। पहला है, संवाद दिए गए हैं। इस पंक्ति का मिलान होगा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चींटी तू मेरी नानी की बेटी। अगला है, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। इस पंक्ति का मिलान हो, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। इस पंक्ति का मिलान होगा छठे वाले से। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अगला है, कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। इस पंक्ति का मिलान होगा पहले वाले से। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। अगला है,
प्रकृति का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति का मिलान होगा छठे वाले से। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अगला है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। इस पंक्ति का मिलान होगा छठे वाले से। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अगला है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इस पंक्ति का मिलान होगा तीसरे वाले से। बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। और लास्ट है, शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। इस पंक्ति का मिलान होगा दूसरे वाले से। हुई पक्ष की हानि। अब हम लोग अगला देखते हैं। आपकी बात सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों? आप लोगों को बताना है कि आप और आपके परिवार जो है भ्रमण के लिए, घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मैं और मेरे परिजन सुबह के समय पास के पार्क और बगीचे में घूमने जाते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और स्वच्छ होता है। ताजी हवा मिलने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन को भी शांति मिलती है। सुबह का भ्रमण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि मैं और मेरे परिजन जो है सुबह के समय में पास के पार्क में और बगीचे में जाते हैं, जहाँ का वातावरण बहुत शांत होता है और साफ होता है। ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन को भी शांति मिलती है। और सुबह का भ्रमण करने से हमारा शरीर भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस पाठ में माँ जो अपने बेटे को कहानी सुना रही है। तो आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे, और आप किस किस को कहानी सुनाते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मैं अपने माता पिता, दादा दादी और कभी कभी अपने शिक्षकों से भी कहानी सुनता हूँ। वे मुझे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाते हैं। मैं भी अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों को कहानियाँ सुनाता हूँ, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियाँ। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि मैं अपने माता पिता, दादा दादी से और अपने शिक्षकों से यानी टीचर से कभी कभी कहानियों को सुनता हूँ। वे मुझे जो है प्रेरणादायक और ज्ञान देने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। और मैं जो है अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों को कहानियाँ सुनाता हूँ, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियाँ। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न गा। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है? क्यों? इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है कि जब माँ कहानी सुना रही थी तो वो बच्चा बार बार प्रश्न पूछता था। तो क्या कहानी के बीच में प्रश्न पूछना सही है, और सही है तो क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हाँ, कहानी के बीच में प्रश्न पूछना सही है। इससे सुनने वाले की रुचि बनी रहती है और वह कहानी को ध्यान से सुनता है। इसके अलावा इससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। प्रश्न पूछने से कहानी अधिक रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हाँ, कहानी के बीच में प्रश्न पूछना सही है। इससे सुनने वाला व्यक्ति के बीच जो है कहानी की रुचि बढ़ती है और वो कहानी को ध्यान से सुनता है। साथ ही साथ उसके अंदर कहानी को सुनने, समझने और सोचने की क्षमता बढ़ती है और वो प्रश्न पूछता है, तो इससे कहानी और ही ज्यादा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। अगला प्रश्न है, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो वह कौन सी कहानी है और क्यों? देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कविता में बच्चा जो है अपनी माँ से बार बार कहानी सुनने की जिद करता है। तो क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है, और अगर करता है तो वो कौन सी कहानी है और क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हाँ, मुझे भी कुछ कहानियां बार बार सुनने का मन करता है। मुझे पंचतंत्र और अकबर बिरबल की कहानियां बहुत पसंद है। ये कहानियां रोचक होती है और हर बार कुछ नया सिखाती है, इसलिए मैं उन्हें बार बार सुनना पसंद करता हूँ। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हाँ, मुझे भी कहानियां सुनना जो है बार बार अच्छा लगता है। लेकिन मुझे कौन सी कहानी सुनना अच्छा लगता है? तो पंचतंत्र की कहानी और अकबर बिरबल की कहानी। ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है और हर बार कुछ नया सिखाती है, इसलिए मैं उन्हें बार बार सुनना पसंद करता हूँ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 7 के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।